उत्तर प्रदेश की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 2 रिक्त सीटों पे उपचुनाव की घोषणा कर दी है। रामपुर स्वार और छानवे मिर्जापुर की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 10 मई को दोनों सीटों पे इलेक्शन होंगे और 13 तारीख को दोनों सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि स्वार जो कि रामपुर की सीट है, जो कि अब्दुल्ला आजम खां के बेटे हैं, उनकी सदस्यता जाने के बाद ये सीट रिक्त की गई थी। और छानवे मिर्जापुर की जो सीट है वो राहुल कौल जो वहाँ के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली कर दी गई थी। 13 अप्रैल 2023 से नोटिफिकेशन जारी होगा। 20 तारीख को नामांकन की आखिरी तिथि होगी। 21 तारीख को नामांकन जांच होगी और 24 अप्रैल को जो नामांकन है उनके नाम वापसी की आखिरी तिथि होगी। 10 मई को दोनों सीटों पे चुनाव कराए जाएंगे और 13 मई को इन दोनों सीटों का इलेक्शन की नतीजे की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि जहां रामपुर में भारतीय जनता पार्टी व फिर से कमल खिलाने के साथ सपा के गढ़ को खत्म करने की चुनौती रहेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर में भी अपनी सीट को बचाने की चुनौती रहेगी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी रामपुर में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कुनबे को या कहें आजम खां के कुनबे को बचाने की एक आखिरी कोशिश करती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ मिर्जापुर में पूर्वांचल में एक बार साइकिल को बढ़ा के एक बार फिर से लोकसभा सीट के लिए पूर्वांचल में अपनी दावेदारी भी। निर्वाचन आयोग ने स्वार विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को वोट पड़ेंगे और 13 मई को काउंटिंग होगी। ऐसे में आपको बताते चलें कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी स्वार विधानसभा सीट से 2 बार रद्द हुई है। इस बार 2 साल की सजा पड़ने पर उनकी विधानसभा को सदस्यता को रद्द किया गया था। तो इससे पहले जन्म प्रमाण पत्र में कम उम्र को लेकर हाई कोर्ट ने उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द किया था। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है वैसे ही राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ स्वार के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही सर्व समाज का हित कर सकती है और वो ही विकास करा सकती है। बार बार के उपचुनाव से अगर बचना है तो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आना होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो एक तरफ बहुजन समाज पार्टी ने कार्यक्रम किया है यहाँ, तो दूसरी ओर भाजपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक किसी भी तरह के उम्मीदवार के नाम का और इसमें चुनाव में शामिल होने का कोई संकेत नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जनपद वासियों के लिए बड़ी सौगात दिया है। कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील में नवनिर्मित तहसील मुख्यालय का आज मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री के द्वारा जनसभा स्थल पर जाकर आम जनता को संबोधित भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल से ही 451 करोड़ की लागत से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र का विकास करना मेरा दायित्व है, कुशीनगर से मेरा पुराना नाता है। मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से विभिन्न विभाग के लाभार्थियों और विभाग के कर्मचारियों को उन्होंने पुरस्कृत करने का भी काम मंच से किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि के क्षेत्र में किसानों को आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से चीनी के अलावा एथेनॉल भी पैदा किया जा सकता है, जिससे हमारे देश के जो किसान हैं वो उनकी आर्थिक वृद्धि होगी। साथ ही इस देश में जो लोग विदेश से डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं वह यहीं से एथेनॉल के माध्यम से वो अपने मोटरसाइकिल और कार में डाल सकते हैं। चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है और सीधे तौर पर इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश सरकार योगी कैबिनेट के जरिए उस नियमावली को संशोधित करने का प्रस्ताव भी ला रही है, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में दोबारा आरक्षण की सूची जारी की जाएगी। इससे ज्यादा चूंकि नगरीय निकाय भी है तो उसको लेकर आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी, जिस पर आपत्तियां लेने के बाद अंतिम सूची और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर देगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग है उसने तैयारियां पहले ही कर ली थी, लेकिन आरक्षण सूची के फंसने के बाद कहीं न कहीं यह चुनाव 3 से 4 महीने डिले। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर के बीएसपी ने भी अपनी रणनीतियां तय कर दी है, यानी कि बीएसपी अब हर बूथ पर जो है महिला विंग तैयार करेगी। उन महिलाओं
सबसे ज्यादा बूथ लेवल पे खड़ा किया जाएगा जो थोड़ी पढ़ी लिखी होंगी या पार्टी के लिए सक्रिय होंगी। मायावती जो है एक बड़ी रणनीति के साथ में एक बैठक करेंगी। उस बैठक में उन उम्मीदवारों के साथ में बैठक करेंगी, इसके साथ ही साथ में अपने उन पदाधिकारियों के साथ करेंगे जो पार्टी के साथ हमेशा खड़ी रही हैं। ऐसी महिलाओं पर जिम्मेदारियां देने वाली हैं। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से और भी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां तय कर ली हैं, ऐसे में बीएसपी ने भी इस बार रणनीतियां पूरी तरीके से तय करने की कयास लगाई जा रही है। ऐसे में महिलाओं पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ में बीएसपी जो है इस बार उन महिलाओं का चयन करेगी जो महिलाएं लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, अपने क्षेत्र में रह करके एक अच्छे पैमाने पे काम कर रही हैं और जिससे कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी निकाय चुनाव को में एक बड़ी बढ़त हासिल कर सके, उसको लेकर के ये महिला विंग जो है तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश लखनऊ नगर निगम का नया बजट 1 अप्रैल से लागू होगा। इस बजट में कई प्रावधान किए गए जिससे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास के कार्य होंगे। लेकिन इस बजट में सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो 88 गांवों का होगा। आपको बता दें सन 2021 में 88 नए गांव नगर निगम सीमा में शामिल किए गए थे, लेकिन अभी तक इनका कायाकल्प नहीं हो पाया। विकास के जो रास्ते खुलने थे अभी तक नहीं खुल पाए, लेकिन नए बजट में इन 88 गांवों के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जिसके तहत इन गांवों का विकास होगा। हालांकि इन गांवों के कायाकल्प के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल अभी नगर निगम के पास बजट की कमी के चलते 200 करोड़ ही और बजट इन गांवों के लिए नवाबों की नगरी आईपीएल के रंगों में रंगी हुई नजर आएगी। तो राजधानी का जो इकाना स्टेडियम है वहां पर 8 मैच आईपीएल के होने हैं जो अलग अलग टीमों के मध्य खेले जाने हैं। इसी बीच मेट्रो को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि मेट्रो जब भी आईपीएल मैच के आयोजन होंगे उस दौरान रात्रि 12:30 बजे तक चलती रहेगी। कहीं ना कहीं जो आईपीएल मैच देखने वाले दर्शक हैं उनको सहूलियत हो और मेट्रो का सफर आनंद के साथ वो कर सके। रात में 12:30 बजे तक जो मेट्रो है उसका संचालन किया जाएगा। उसके अलावा यातायात व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि शहीद पथ के आसपास का जो यातायात है वो डाइवर्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होंगे उसको लेकर भी रोड मैप तैयार किया गया है। 3 तरीके के पास बनाए गए हैं। जो 3 तरीके के पास है उसमें व्हाइट पास रखा गया है, ग्रीन है, उसके अलावा ब्लू पास को वरीयता दी गई है जो कार पर लगाकर लोग स्टेडियम के अंदर तक जा सकेंगे। उसके अलावा जो दोपहिया वाहन है उनको लेकर भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो दर्शक हैं उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो और आसानी से जो आईपीएल मैच होने वाले लखनऊ के अंदर है उसका लुत्फ उठा सकें। अब देखना होगा कि यातायात व्यवस्था को लेकर किस तरीके से पुलिस मुस्तैद रहती है। उसके अलावा जब मेट्रो का संचालन देर रात तक होगा तो कितने ज्यादा यात्री हैं जो मेट्रो का सफर करते हुए नजर आएंगे। शाही किले में 3 दिन के जौनपुर महोत्सव के आज समापन के दौरान 661 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यहाँ पर नव दंपति का शादी ब्याह कराया गया है। आज समापन के दिन यहाँ पर 661 जोड़ों की सामूहिक विवाह कराया गया है। सभी लोग आपको दिखा दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यहाँ पर शादी विवाह हो रहा है। लगभग 661 नव दंपति यहाँ पर आज नए जोड़े में आज हुए हैं और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के मुख्य अतिथि यहाँ पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सभी नव दंपति जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। और क्योंकि 3 दिन का यहाँ पर जौनपुर महोत्सव था जिसको लेकर यहाँ पर 3 दिन तक गाना बजाना का कार्य हुआ। तमाम बॉलीवुड सिंगर्स लेके यहाँ के लोकल जो गायक थे तमाम लोगों ने यहाँ पर अपने गीतों से यहाँ के जनता का मन मोहा है। समापन के दिन यहाँ पर 661 जोड़ों को यहाँ पर शादी कराई गई है मुख्यमंत्री योजना। हाथरस जिले में बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग द्वारा स्वास्थ्य पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित अपने आप को सचेत रहना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी जानकारियाँ इस पखवाड़े में दी जा रही है। धीरेन्द्र सिंह ने स्वास्थ्य पखवाड़े के तहत बताया कि मोटी गेहूं के बारे में जानकारी दी है। मोटी गेहूं से स्वास्थ्य संबंधित बहुत से लाभ मिलते हैं। प्रोटीन के साथ साथ और भी शरीर को मिलने वाली कई सुविधाएं मिलती है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के प्रति सभी लोगों को सचेत रहना चाहिए। यह पखवाड़ा हाथरस जिले में कई दिनों तक चलाया जाएगा। लखनऊ नगर निगम का नया बजट 1 अप्रैल से लागू होगा। इस बजट में कई प्रावधान किए गए
जिससे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास के कार्य होंगे। लेकिन इस बजट में सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो 88 गांवों का होगा। आपको बता दें, सन 2021 में 88 नए गांव नगर निगम सीमा में शामिल किए गए थे, लेकिन अभी तक इनका कायाकल्प नहीं हो पाया। विकास के जो रास्ते खुलने थे अभी तक नहीं खुल पाए, लेकिन नए बजट में इन 88 गांवों के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जिसके तहत इन गांवों का विकास होगा। हालांकि इन गांवों के कायाकल्प के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल अभी नगर निगम के पास बजट की कमी के चलते 200 करोड़ ही और बजट इन गांवों के लिए आवंटित किया जाएगा। लखनऊ नगर अपने पैर पसार रहा है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो 304 नए कोरोना के केस दर्ज हुए हैं और लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 27 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसी सब चीजों को देखते हुए स्वास्थ्य निदेशालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन सप्लाई बेड को की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार स्टाफ की संख्या दी जाए और जो लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम नगर और लखीमपुर में जो सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, यहाँ पर जो है टीमें बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। चैत्र नवरात्रों का पर्व चल रहा है, वहीं आज चैत्र नवरात्रों का 8वां दिन है और आज महागौरी के रूप की पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो महागौरी थी वह 8 साल की उम्र में ही भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। तो आज के दिन महागौरी की पूजा होती है और शिव के साथ हमेशा से महागौरी के रूप के दर्शन किए जाते हैं। इस समय हम पटवारी मंदिर पर हैं, जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैया को जल चढ़ाकर, श्रृंगार चढ़ाकर उनसे मन्नतें मांग रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। जो तमाम माँ के मंदिर हैं वह गुलजार हो रहे हैं। जय माता की जय घोष से पूरे ही मंदिरों का वातावरण अलग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनमें एक भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मंदिरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी तैनात किया गया है। खाओ कमाओ नीति के आगे सब जायज है साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये शिक्षा विभाग, रायबरेली का शिक्षा विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। चाहे वो RTI को लेके हो, जो शिक्षा का अधिकार जो 2020 से अभी तक 2023-24 चालू होने वाला है, जो वो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके खातों में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं रायबरेली की अगर बात की जाए तो एक बाढ़ सी आ चुकी है बिना मान्यता प्राप्त संचालित स्कूल, और इन पर शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है। ये शिक्षा विभाग को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करता है। रायबरेली के जहानाबाद चौकी जो बीचों बीच शहर के बीचों बीच में आती है, यहाँ पर चल रहा है एक जयपुरिया स्कूल। जयपुरिया स्कूल नाम सुनकर अभिभावक जरूर आते हैं यहाँ पर कि इसकी ब्रांचें हर जगह है और यहाँ पर एडमिशन कराया जाए। बाकायदा लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अवेलेबल फॉर सेक्शन 2023-24 क्लास नर्सरी से कक्षा 8 तक। नर्सरी से कक्षा 8 तक के एडमिशन यहाँ पर धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन मानता नहीं है इस स्कूल की। जब इन स्कूल के संचालक से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था, अप्लाई फॉर यू है, लेकिन कैंसिल भी हो चुका है। अप्लाई फॉर यू है, कैंसिल भी हो चुका है। इस पर जब DSA से बात की जाती है तो वो उस पर कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। ये कहीं ना कहीं खाओ कमाओ नीति के आगे ये सारा सिस्टम चल रहा है और शिक्षा विभाग अब कमाई का अड्डा बन चुका है। अब इस खबर को प्रकाशित होने के बाद क्या शिक्षा विभाग हरकत में आता है या नहीं, ये देखिए। बेमौसम हुई बरसात से किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। वहीं आपको बता दें, जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव चंदुया में एक सिकंदर सिंह नाम के किसान ने अपनी 3 एकड़ की गेहूं की फसल को जोत दिया है। उनका कहना है कि पिछली बार भी बारिश हुई और जहां 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल गेहूं निकलना चाहिए था, वहां 1 से 2 क्विंटल निकला। और वहीं इस बार भी बारिश हुई और खेत में पानी भर गया। पिछली बार भी मुआवजा ठीक ढंग से ना मिल पाने के कारण वहां परेशान रहे किसान, और इस बार भी वही स्थिति रही। खेतों में पानी भर गया, पानी नहीं निकल सका, तो इस कारण भी वही स्थिति आ गई, जिसको लेकर के सिकंदर सिंह ने अपनी 3 एकड़ गेहूं की फसल को जोत दिया है। हालांकि जो संबंधित अधिकारियों ने जाके मुआयना किया और सर्वे भी चल रहा है कि जिसका जो नुकसान हुआ है बारिश से उसको मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं किसान का कहना है कि नुकसान बहुत अधिक होता है और मुआवजे के तौर पे बहुत कम रकम मिल पाती है, जिसको लेकर के किसान ने अपनी जो फसल थी गेहूं की उसको जोत दिया है
इस कारण अब देखना यह है कि प्रशासन कितना मुआवजा दिलाने के लिए सक्रिय होता है, यह देखने वाली बात। इसी जिले में किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। किसान पहले ही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हो चुका है। इसके बावजूद बची कुची कसर खेतों से निकली विद्युत की जर्जर लाइनें पूरा कर रही हैं। पूरा मामला मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कंजा चितावत का है, जहां पर ब्रजनंदन रैकवार के खेतों से निकली 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन खेत में लगे गेहूं की फसल में गिर गई, जिससे लगभग 3.5 बीघा में गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। जिसके बाद तहसील प्रशासन का उस किसान की कोई भी खैर खबर लेने अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचा। फिलहाल पूरे मामले के बाद किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसान से मिलकर सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग की। घरेलू विद्युत लाइन में हाई टेंशन करंट आने से 2 महिलाओं सहित 3 गंभीर रूप से हुए घायल। ललितपुर के जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए किया गया भर्ती। पूरा मामला हम आपको बता दें कि ललितपुर के थाना नाराहट अंतर्गत ग्राम सलैया का है, जहां पर हाई वोल्टेज घरेलू विद्युत लाइन में हाई वोल्टेज करंट आने से 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस की मदद से ललितपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि हाई वोल्टेज करंट आने से घरेलू उपकरण भी जल गए हैं एवं विद्युत की लाइनें भी जल गई हैं। तीनों घायलों का उपचार ललितपुर के जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। मीडिया पे तेजी से वायरल हुई थी, जिसका संज्ञान एसपी नीरज कुमार जानोर ने तुरंत लेते हुए उसकी जांच की तो पता चला वो वीडियो बड़ापुर की है, जिसमें एक महिला बच्चे को साथ लेती नजर आ रही है, जिसमें एक पुरुष उसके साथ धक्का मुक्की व अभद्र व्यवहार करता नजर आ रहा है, जिसकी जांच करते हुए उस पुरुष को हिरासत में ले लिया। आपको बताता चलें, ऐसी वीडियो हर प्रकार की तरह वायरल होती हैं, तो ऐसा ना करें जिससे कि खुद को जेल जाना पड़े। अगर ऐसी कोई घटना आपको लगती है तो तत्काल प्रभाव पुलिस को सूचना दें, ताकि पुलिस उस चीज़ की जांच करे। अपने आप ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़े। इनोवा कार लूटने के बाद नंबर प्लेट बदलकर 2.5 लाख में बेचने का किया सौदा हुआ फेल। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर चोर। बीते महीने बाराबंकी के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर एक रिजॉर्ट के पास से एक इनोवा कार की चोरी हुई थी, जिसके बाद शाहजहांपुर निवासी प्रदीप द्विवेदी ने मामले को लेकर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में स्क्वाड व सर्विलांस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी तीनों अभियुक्त अंतर जनपदीय हैं, जिसका खुलासा करते हुए आज अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि सभी तीनों अभियुक्त इससे पूर्व में भी प्रयागराज, लखनऊ व बाराबंकी में लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं इनोवा कार का नंबर प्लेट बदलकर 2.5 लाख में सौदा किया था, जिसके बाद पुलिस को मुखबिर की सूचना लगी। वहीं पुलिस मामले में जांच करते हुए मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने इनोवा कार सहित तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बरेली में एनसीईआरटी की नकली किताबों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, थाना भोजीपुरा क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में नकली किताबों छापी जा रही थी। एनसीईआरटी की नकली किताबों की फैक्ट्री का एनसीईआरटी के ऑफिसरों ने छापेमारी कर भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, थाना भोजीपुरा क्षेत्रीय पुलिस व एनसीईआरटी ऑफिसरों के द्वारा नकली फैक्ट्री को पकड़ा गया है। नकली फैक्ट्री को पकड़ने के बाद फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की गई है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़ा गया नफीस नामक आरोपी मेरठ जनपद का रहने वाला है। वहीं एसपी ग्रामीण कहना है, पकड़े गए से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। साथ ही पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में पूरा खुलासा होने के बाद आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो। पुलिस ने दोहरा हत्याकांड का खुलासा किया है, जहां बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता और मां को गोली देकर हत्या को अंजाम दिया। गोली देकर मौके पर एक रोड से लहूलुहान कर दिया था, जिसमें मां की मौके पर मृत्यु हो गई थी। पिता की मेरठ में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है।
पुलिस ने पूरे ही मामले को गंभीरता से लेकर सीडीआर निकाली गई थी। सीडीआर में पूरे मामले को लड़की अपने प्रेमिका से बार बार बात करती थी, जिसको शक था पुलिस ने परिवार वालों पर। पूरे मामले को शिकारपुर पुलिस ने घटनास्थल से आला कत्ल सहित प्रेमी और लड़की को गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को जिस तरीके के एक बार फिर घटना को अंजाम देकर एक तार घटना हुई है। माता पिता ने बेटी को पाला था, उसी ने ही माता पिता को किसी रोड से और नशीली गोली देकर मौत के घाट उतार दिया। बुलंदशहर के एसएसपी ने पूरे मामले की खुलासा करते हुए शिकारपुर पुलिस को धन्यवाद किया है। अब देखना होगा शिकारपुर पुलिस ने ये करीबन एक हफ्ते की दौरान पूरी घटना को ट्रेनों का सिग्नल फेल कर OHI लाइन चोरी करके बेचने वाले ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। RPF कानपुर सेंट्रल व चकेरी पुलिस की संयुक्त टीम ने ऐसे गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया और लाखों रुपए का चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया है। चकेरी थाने में सभी 6 चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनको जेल भेजा गया है। इस पूरे गिरोह को पर्दाफाश करने में RPF के दरोगा अमित द्विवेदी व उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पिछले 3 दिनों से इस गिरोह को पकड़ने के लिए टीम लगातार दबिश दे रही थी, लगातार निगरानी बनाए हुई थी। उस निगरानी के तहत इन सभी चोरों को गिरफ्तार किया गया। इसमें स्थानीय पुलिस चकेरी थाने का भी मदद ली गई है। इन गैंग के सभी सदस्यों ने माना कि किस तरह वो सिग्नल को फेल करते थे, OHI लाइन काट कर ले जाते थे। बताया जा रहा है कि OHI लाइन जो रेलवे की है, ओवरहेड लाइन यह काफ़ी महंगी बिकती है, जिसको लगातार चकेरी रूमा ससौर की तरफ चोरी किया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायत मिलने के बाद RPF कानपुर सेंट्रल के जो दरोगा अमित द्विवेदी ने एक रणनीति बनाई और टीम के कई सदस्यों को जो सक्रिय और तेज पुलिसकर्मी उनको टीम में शामिल किया, उनको भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा RPF ने। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में अपनी तरीके की ये दूसरी घटना है। यहाँ पर 50 मीटर दूर रिया ज्वेलर्स के यहाँ कुंबल करकट नाले में से चोरी की गई थी। अभी काफी दिन नहीं बीते हैं, ठीक इसी तरीके से अंबिका ज्वेलर्स के यहाँ पर भी चोरी की गई है। नीचे का RCC लेंटर तोड़कर चोर यहाँ पर घुसे हैं, टाइल तोड़कर यहाँ पर घुसे हैं और साफ तौर पर पुलिस को चुनौती देते हुए चोरों ने कहा है कि हम तो ऐसे ही चोरी करेंगे, आपसे रुक सकता हो तो रोकिए। वहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ पर व्यापारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और व्यापारियों के धरना प्रदर्शन में SP सिटी बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। CO पूनम सिरोही भी उनके साथ है, पुलिस बल भी है, लेकिन व्यापारी इस समय समझने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि नौचंदी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं और चैन स्नैचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। उन्हें रोकने के लिए व्यापारी सिद्धार्थनगर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग एक महिला को लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंग जो है वो महिला को किस तरह से लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। महिला को लाठी डंडों से दबंगों ने पीट कर लहूलुहान कर दिया। महिला को तब तक पीटते रहे जब तक वो महिला लहूलुहान नहीं हो गई। वहीं जो घायल महिला है उसका उपचार सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। महिला जो है वो अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस की माने तो पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये बता रही है कि दोनों पक्षों में आपसी रंजिश और रास्ते को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं और एक महिला को गंभीर रूप से चोटें आई।